ओके पीपल विल स्टार्ट विथ वेव ऑप्टिक्स। दोनों में एक कॉमन चैप्टर है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ही। और इस चैप्टर में हम बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो देखो जो लाइट होती है, ठीक है, ये अभी तक का एकमात्र ऐसा फिनोमेना है जिसमें साइंटिस्ट में डिस्प्यूट है। ठीक है, तो डिस्प्यूट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि लाइट को देखो हम एक वेव पार्टिकल भी मानते हैं और इसको बेसिकली पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट भी होती है। ठीक है, सो लाइट एग्जिस्ट एज अ वेव एंड एज वेल एज अ पार्टिकल। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में दो टाइप के साइंटिस्ट हो गए थे, बढ़ गए थे बेसिकली। ठीक है, तो जैसे आपका न्यूटन एंड आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन एंड प्लैंक, ठीक है, ये लोग सब बिलीव करते थे कि लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिनको हम फोटॉन्स भी बोलते थे। मतलब कहीं से लाइट जल रही है अगर, तो लाइट स्मॉल पैकेट्स में वहाँ से निकल रही है। ठीक है, इट इज़ गेटिंग एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स विच आर नोन एज, न्यूटन ने इसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोला। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बेसिकली बोला कि ये कॉर्पस्कल्स होते हैं, सेम चीज़ ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स एंड न्यूटन सेड दैट इट इज मेड अप ऑफ फाइन कॉर्पस्कल्स। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो जहाँ से भी लाइट का सोर्स होता है वहाँ से ऐसे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस रैंडम मोशन में निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, देयर आर मोर टू दिस, हु बिलीव दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु बिलीव दैट लाइट इज मेड अप ऑफ बेसिकली वेव्स। ठीक है, तो हाइगेंस हो गया, ठीक है, हाइगेंस हो गए, यंग हो गए। ठीक है, सो दीज पीपल बेसिकली बिलीव दैट लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव थियरी ऑफ लाइट, दे बिलीव्ड इन वेव थियरी ऑफ लाइट। क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, सो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लाइट के पैटर्न्स थे जो वेव से ही प्रूव होते हैं। जैसे समझ लो आपका डिफ्रैक्शन एक पैटर्न है। ठीक है, डिफ्रैक्शन एक पैटर्न है, पोलराइजेशन एक पैटर्न है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइट। तो लाइट की दोनों थियरीज एग्जिस्ट करती हैं। लाइट एग्जिस्ट बोथ एज वेव एंड एज पार्टिकल। लाइट एग्जिस्ट बोथ एज वेव एंड एज पार्टिकल। तो इसीलिए लाइट का हमको क्या बोलते हैं हम, लाइट हैज गॉट ड्यूअल नेचर। ठीक है, इट हैज गॉट दोहरा स्वभाव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इट हैज गॉट ड्यूअल नेचर, इट विल एग्जिस्ट बोथ एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। ठीक है, दोनों तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में और या इस पर्टिकुलर इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली लाइट का वेव नेचर। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। लाइट का एक और पार्ट होता है जिसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, लाइट का एक और पार्ट होता है जिसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या है भाई साहब आपका, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, एंड हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन हो गए, ठीक है, कॉर्पस्कुलर। न्यूटन पहले इंसान थे जिन्होंने बोला कि लाइट बेसिकली कॉर्पस्कल्स के माध्यम से ट्रांसफर होता है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो किसी सोर्स ऑफ लाइट से ये कॉर्पस्कल्स कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। ठीक है, हाइगेन प्रूव दैट लाइट बेसिकली ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, सो न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, which theories explain the properties of light? There are many theories to explain the properties of light. Out of these many theories, there are 5 major theories of light. The first theory was Newton's corpuscular theory. तो न्यूटन का भाई साहब corpuscular theory होता है। ठीक है, न्यूटन का corpuscular theory होता है, that is the first theory of light. ओके, सो न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इलास्टिक मटेरियल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो ऐसे छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं लाइट के। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, सो दे कैन बेसिकली मूव टू एंड फ्रो। ठीक है, सो देयर आर टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन। So these corpuscles enter our eyes and affect our retina to create a sensation of vision.
यही कॉर्पस्कल्स हमारे आईज में एंटर करते हैं, रेटिना में, और ये विजन का सेंसेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर नाम बोला, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल्स ही बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूटन वाज आल्सो बिलीविंग दैट लाइट इज नॉट ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। तो न्यूटन वाज आल्सो बिलोंगिंग टू द ग्रुप और क्लैन ऑफ साइंटिस्ट हु बिलीव दैट लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। अरे यार, according to this theory, light consists of tiny elastic material particles called corpuscles. These corpuscles enter our eyes and affect our retina to create a sensation of vision. This is basically creating. So different colors are due to different shapes and sizes. ठीक है, तो अलग अलग कलर्स आते हैं भाई साहब, ठीक है, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की वजह से। This theory could explain reflection and refraction. ठीक है, तो इससे भाई साहब हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इससे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इफ लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कुल्स, ठीक है, जैसे मैटर से बना हुआ है, देन कंटिन्यूस एमिशन टू डिक्रीज द मास एंड द सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर देखो कोई ऐसा लाइट का सोर्स है, अभी न्यूटन क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये समझ लो एक बल्ब है, ठीक है, इसमें से कंटिन्यूसली क्या निकल रहे हैं भाई साहब, कॉर्पस्कुल्स, ठीक है। So these are basically corpuscles that are getting emitted and this is a continuous emission. तो obviously क्या हो जाएगा, if light consists of corpuscles that is matter, then continuous emission should decrease the mass and source of light. अगर continuously emit हो रहा है तो इसमें mass और source दोनों भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। It will basically decrease both mass and source of light, both mass and source of light. Clear है, समझ में आ रहा है? So if light consists of corpuscles that is matter, then continuous emission should decrease the mass and source of light. According to this theory, light travels faster in denser medium than in rarer medium. तो denser medium में अगर न्यूटन का थियरी लगाए तो लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा होगी, ना कि रेयर मीडियम में, और उल्टा देखने को मिलता है हमको, ठीक है। रेयर मीडियम जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ये हो गया आपका रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो दीज आर बेसिकली डेंसर मीडियम्स, ठीक है। तो लाइट, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम। तो ये सारे जो ऐसे थियरीज थे या न्यूटन के आर्ग्यूमेंट्स जो थे लाइट के लिए, वो बेकार हो रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना। कभी आपने देखा कि बल्ब धीरे धीरे डिम हो जाएगा, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी लाइट सोर्स तो फिर धीरे धीरे डिम ही हो जाएगा ना। अगर कॉर्पस्कल्स उससे निकलते रहे, अगर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एमिट होते रहे, सो ऑब्वियसली दिट विल ग्रो डिम, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम। तो लाइट का जो स्पीड है वो फास्टर मीडियम में, डेंसर मीडियम में ज़्यादा है, ना कि रेयर मीडियम में। हम देख चुके हैं कि भाई साहब जैसे ही मीडियम आप चेंज करते हैं तो लाइट का एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर आप देखोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, ठीक है, क्लियर है, ये होता है आपका। तो लाइट की जो बेंडिंग की फिनोमिना होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, डेंसर मीडियम में लाइट ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ना कि, देखो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहाँ से आ रही है, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। साउंड अगर आप देखोगे, जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी ज़्यादा ज़ोर से ट्रैवल होगा। आप भाई साहब उस दुकान में क्या हो रहा है यहाँ पे कान लगा के सुन सकते हैं, आपके फ्लैट में नीचे वाले में क्या हो रहा है आप कान लगा के सुन सकते हैं, बिकॉज वो साउंड का सोर्स आप ऐसे नहीं सुन पाएंगे एयर में, लेकिन द मोमेंट यू पुट योर ईयर्स ऑन द वॉल यू विल बी एबल टू हियर वॉट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड, और मे बी अ फ्लोर बिलो और मे बी अ फ्लोर अप, ठीक है, आप सुन सकते हैं। क्योंकि लाइट साउंड जो है, जितना पार्टिकल डेंस होता जाएगा उतना ज़्यादा वो भाई साहब प्रोपोगेट होगा, ठीक है। और कुछ कुछ जगहों में साउंड जो है, तो अगर जैसे लोहा होता है, लोहा में इन आयरन साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है, एयर में साउंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है साउंड की स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। आप लखनऊ में एक महल है जिसको भूल भुलैया बोलते हैं, उस पर एक पिक्चर बन चुकी है, एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए भूल भुलैया बोलते हैं उसको। उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि इतनी बड़ी मोटी सी दीवार है, और अगर आप यहाँ से विस्पर भी करोगे तो उधर वाले इंसान को अगर वो दीवार पे कान रखेगा सब कुछ सुनाई देगा, ठीक है। सो बेसिकली अंदर जो है लोहा है,
तो इसीलिए वो प्रोपोगेट हो रहा है साउंड, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज प्रोपोगेटिंग, ठीक है। तो मतलब पहले के ज़माने में दुश्मन से बचने के लिए मतलब सब सोल्जर्स लोग ऐसे खड़े रहते थे, दैट इज हाउ, उस टाइम पे तो फ़ोन वगैरह था नहीं, तो उस टाइम पे ऐसे मैसेज जाया करता था, ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम दैन इन रेयरर मीडियम, ठीक है। लाइट भाई साहब, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम दैन इन रेयरर मीडियम, लाइट का भाई साहब ट्रैवलिंग डेंसर मीडियम में ज़्यादा फास्ट होगा दैन इन रेयरर मीडियम, विच इज़, उन्होंने कहाँ से उठाया इसको, साउंड से, साउंड से कोरिलेट किया। उन्होंने बोला कि भाई साहब साउंड में ऐसा होता है कि अगर डेंसर मीडियम रहेगा तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, रेयरर मीडियम रहेगा तो लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम दैन इन रेयरर मीडियम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो न्यूटन के थियरी से डिफ्रैक्शन को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। डिफ्रैक्शन कैसा होता है भाई साहब, ये डिफ्रैक्शन मतलब एक नैरो अपर्चर से जब लाइट जाता है तो मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, थोड़ा सा बेंडिंग अवे ऑफ लाइट हो जाएगा। सो द फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट एट नैरो अपर्चर्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन। द फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट थ्रू नैरो अपर्चर्स व्हेन इट पासेस थ्रू नैरो अपर्चर्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना जो पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है भाई साहब, इंटरफेरेंस होता है आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। So there is something called as constructive interference and there is something called as destructive interference. तो constructive या destructive interference basically होता क्या है, what are these types of interferences? तो लाइट का जो वेव्स है, देखो लाइट अगर हम मान लें कि वेव है, ठीक है, तो लाइट भाई साहब अगर दिस इज बेसिकली अ वेव, ये एक समझ लो कि वेव है, ठीक है। दूसरा वेव कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, बिल्कुल उसके साथ मिक्स है, तो इन दोनों का वेव मिलाकर एक बड़ा सा वेव बनेगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अगर समझ लो लाइट का एक वेव भाई साहब ऐसे आ रहा है और लाइट का भाई साहब दूसरा वेव ऐसे आ रहा है, लाइट का दूसरा वेव ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको डार्कनेस मिलेगी। कभी कभी आप देखोगे कि बिल्कुल दो लाइट्स के नीचे आपको डार्कनेस मिल रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं वो वहाँ पे जो मीट हो रही हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सो विल स्टडी अबाउट दीज वेव फिनोमिना इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लहर ऐसे आ रही है, एक लहर ऐसे आ रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसलिए इस पूरे लाइन में आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगा, डिम होगा ये, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग टू सोर्सेस देयर विल बी हार्डली एनी अमाउंट ऑफ लाइट अलॉन्ग दिस लाइन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो आपका ये सारे सोर्सेज हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइट ट्रेवल्स फास्टर, विच इज अगेन रॉन्ग। Concept of interference, diffraction, polarization could not be explained, could not explain partial reflection and partial refraction। तो ना ही ये partial reflection को explain कर पा रहा है और ना ही partial refraction को explain कर पा रहा है, ठीक है। partial reflection and partial refraction, देखो लाइट जब किसी मीडियम पे आ रही है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट भी हो रही है, मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लाइट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है, दोनों भी एक ही टाइम पे, ठीक है। सो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू हिज कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। द सेकंड थ्योरी वाज हाइगेन्स वेव थ्योरी। सो व्हाट वाज हाइगेन्स वेव थ्योरी? हाइगेन्स थ्योरी के हिसाब से भाई साहब लाइट वेव में ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। फॉर लाइट टू प्रोपोगेट अ मीडियम कॉल्ड अ लुमिनियस एथर मीडियम एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स, ठीक है। तो लाइट के प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया भाई साहब, हाइगेन की थ्योरी में एक ही गलती थी। इन्होंने बोला कि जैसे देखो साउंड, बहुत सारे लोग ना तभी साउंड के साथ लाइट को कंपेयर कर रहे थे, जैसे न्यूटन ने भी साउंड के साथ लाइट को कंपेयर किया और इसीलिए बोला कि साउंड जैसे मीडियम डेंस होता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है, वैसे ही लाइट जैसे मीडियम डेंस होता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है, जबकि गलत है, ठीक है। इसी तरह से हाइगेन ने भी एक गलती की। हाइगेन ने बोला कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बट उनकी गलती क्या हो गई कि साउंड जैसे देखो वैक्यूम में नहीं होगा, अगर मेरे और आपके दरमियान वैक्यूम है तो आप मुझे नहीं सुन सकते, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी। साउंड विल ट्रैवल विद द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। जैसे बहुत सारे साइकिलें रखी हुई हैं, आपने एक साइकिल को धक्का मारा तो सारी साइकिलें गिर जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये साइकिल उठ के उधर गया, ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रैवल हुआ है, ठीक है। इन द सेम वे साउंड ट्रैवल्स, साउंड में रेरिफैक्शंस और कंप्रेशंस होते हैं, ये मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होते हैं। मीडियम पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहा है, लेकिन मीडियम पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है दैट इज बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो मीडियम पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसमें, साउंड में। और ऐसा ही कुछ हाइगेन ने क्या बोला कि भाई साहब लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स,
उस टाइम पे स्टैब्लिश हो चुका था कि साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। तो हाइगन ने ये अज्यूम कर लिया कि सारे वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत होती है, क्योंकि साउंड का रिसर्च उस समय हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सन इज देयर एंड हियर वी हैव द अर्थ, ठीक है। अभी इसके बीच में तो वैक्यूम ही है ना, इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, लेकिन सन का लाइट तो हम तक पहुंच रहा है, तो ये स्ट्राइक होना चाहिए था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इट वाज प्रूव्ड दैट साउंड इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, हेंस इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड दैट लाइट आल्सो रिक्वायर्स अ मीडियम, ठीक है। और हाइगन ने क्या बोल दिया भाई साहब, लाइट रिक्वायर्स द मीडियम ऑफ ईथर, लाइट रिक्वायर्स द मीडियम। ऐसे उन्होंने अज्यूम कर लिया कि पूरी कायनात या पूरे यूनिवर्स में ईथर का मीडियम है, ठीक है। For light to propagate a medium called luminiferous ether, medium exists all over the universe. पूरे यूनिवर्स में भाई साहब luminiferous ether एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो अलग अलग कलर्स हमको मिलते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए, ठीक है। वी गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। This theory could explain partial reflection and partial refraction, interference and diffraction, ठीक है। इस theory से ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाने लगी। कौन सी? पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से तो आप वाकिफ हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर, ठीक है। इंटरफेरेंस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू एक्सटेंसिवली स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। एंड डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट थ्रू नैरो एजेस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। दो ब्लेड्स को रखोगे आप, जो शेविंग वाले ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर दो ब्लेड्स को रखेंगे ना, ये समझ लो एक ब्लेड है, ये बीच में भाई साहब उसका डिज़ाइन बना रहता है, और ये एक ब्लेड है, ठीक है। इन ब्लेड से आप किसी ट्यूबलाइट को देखने की, इस स्पेस से किसी ट्यूबलाइट, बहुत ही नैरो एज से किसी ट्यूबलाइट को देखने की कोशिश करोगे तो फ्लेयरिंग अवे लिखेगा आपको, ठीक है। यू विल बेसिकली ऑब्टेन अ फ्लेयरिंग अवे ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। इंटरफेरेंस वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सटेंसिवली व्हाट इज इंटरफेरेंस। आर यू क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस थियरी कुड एक्सप्लेन पार्शियल, तो इस थियरी से भाई साहब पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन किया जा सका, और डिफ्रैक्शन भी, ठीक है। सो हाइगेन्स प्रिंसिपल से ये सारे, तो आपके देखो अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, ठीक है। एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। हाइगेन्स थियरी, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम एंड नॉट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये इनका सही था भाई साहब। आज की तारीख में भी हम कैलकुलेशंस में देखते हैं लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन अ रेयरर मीडियम, जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है। जैसे डेंसर मीडियम हो जाता है, लेट्स से आपका ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, दीज आर बेसिकली डेंसर मीडियम्स, देयर स्पीड विल रिड्यूस। लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन अ रेयरर मीडियम एंड नॉट इन अ डेंसर मीडियम। तो लाइट जब भी भाई साहब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ये बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। मीडियम वन से तो फास्टर इन एयर, स्लो इन ग्लास। हाइगेन्स थियरी ड्रॉबैक, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब आपका लाइट का जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये हम हाइगेन्स थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। वी विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। तो हाइगेन्स थियरी में देखिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो रेक्टिलिनियर जो प्रोपोगेशन था उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई अगर वेव्स की तरह जा रही है लाइट, तो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई साहब, ये हाइगन ने जो अपना अजम्पशन किया था, क्योंकि देखो उस टाइम पे जितनी भी डिस्कवरीज लाइट को लेकर हो रही थी ना, साइंटिस्ट लोग साउंड की प्रॉपर्टी उठाकर लाइट में ठूस रहे थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि साउंड एज अ वेव को मीडियम पार्टिकल्स चाहिए ट्रैवल होने के लिए, इसीलिए लाइट को भी जरूर चाहिए रहेगा। अभी लाइट का मीडियम पार्टिकल क्या है? चलो मान लेते हैं ल्यूमिनिफेरस ईथर, हमने मान लिया ऐसा, ये हमारा अजम्पशन था। हाइगेन्स का अजम्पशन था कि द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर बिकॉज ऑफ विच लाइट ट्रैवल्स। ये हम जबरदस्ती इसलिए थोप रहे हैं क्योंकि साउंड as a wave travels with the assistance of medium particles। अगर आप और मेरे बीच में वैक्यूम रहे, आप मुझे नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि
आपके और मेरे बीच में जो मीडियम पार्टिकल्स एयर के हैं वो वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, माई वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग एंड आई एम द एयर इन फ्रंट ऑफ मी इज वाइब्रेटिंग, और ये आपके ईयर ड्रम तक पहुंच रहा है जो अकॉर्डिंगली वाइब्रेट कर रहा है, और साउंड का सेंसेशन ऑडिटरी नर्व से आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट द साउंड। ठीक है, तो ऐसा ही मीडियम पार्टिकल्स का जरूर कोई रिक्वायरमेंट होगा इन द प्रोसेस ऑफ लाइट। दैट्स व्हाट हाइगेन्स बिलीव। ठीक है, और दूसरा जैसे न्यूटन ने भी मान लिया भाई साहब, अगर कोई कॉर्पस्कुलर थ्योरी है तो उन्होंने देखा कि भाई साहब जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जितना रेयर मीडियम होगा उसमें जल्दी जाएगा, जितना डेंसर मीडियम होगा उतना भाई साहब उसका डेंसर मीडियम होगा उतना जल्दी जाएगा, क्योंकि साउंड में हम प्रूव कर चुके थे कि जितना डेंस आपका मीडियम होगा लाइट विल ट्रैवल मोर फास्टर। ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन दैट इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट आपकी सॉलिड्स में होती है। तो न्यूटन ने भी मान लिया कि ज़रूर से भाई साहब ऐसे ही मीडियम पार्टिकल्स के ट्रांसफर से अगर लाइट आगे बढ़ रहा है तो लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन डेंसर मीडियम्स दैन इन रेयर मीडियम। सो ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती का विदाउट एनी एविडेंस थोप दी गई, क्योंकि साउंड में ये प्रॉपर्टीज़ दिखती थी। हालांकि साउंड का जो ट्रैवलिंग है वो दूसरे तरीके का वेव्स है, और यहाँ पे लाइट की जो ट्रैवलिंग है वो दूसरे तरीके की वेव्स है, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ओके, सो ये आपका कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अगर आपने किसी मेटल सरफेस पे लाइट को थ्रो किया है, ठीक है, इफ यू आर मेकिंग लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट। ठीक है, सो इफ यू आर मेकिंग लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस एंड इफ इट हैज फ्रीक्वेंसी अ लिटिल मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके, सो पीपल, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप लाइट को, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज़ को पढ़ा है इन केमिस्ट्री, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम व्हेन यू हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन यू मेक लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, इट विल स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये होता क्यों है? क्योंकि सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे भाई साहब? एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है, और वो एमिट होना चालू कर देंगे, दे विल स्टार्ट लीविंग द सरफेस। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो हर एक मेटल की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। व्हेन यू आर मेकिंग लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट विल स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इसी को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी ये हो क्यों रहा होगा? आपने बिलियर्ड्स देखा है, स्नूकर, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो भाई साहब? दिस इज बेसिकली अ टेबल एंड यू हैव बॉल्स आउट हियर एंड यू बेसिकली यूज अ स्टिक। तो आपने इस स्टिक से इस बॉल को मारा तो इसमें गया, तो ये बॉल भाई साहब इधर इधर जैसे भी जा रहा हो, ठीक है, या कैरम भी देख लीजिए। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो ज़रूर से इनको कोई मटेरियल पार्टिकल हिट कर रहा होगा, तभी तो ये बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई वेव है, कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तो ये फिनोमेना होनी ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड, देन ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग सॉलिड विच शुड बी हिटिंग देम एंड गेटिंग देम आउट। इट्स लाइक बिलियर्ड्स, और जैसे हम कैरम भी खेलते हैं, ठीक है, सो कुछ तो हिट करना चाहिए। अचानक में भाई साहब ये बॉल्स दे विल नॉट मूव ऑन देयर ओन, ठीक है, सो दे हैव टू बी हिट बाय समथिंग। तो इसका मतलब लाइट में पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हाइगेन्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इनफैक्ट कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर पाया। इसीलिए लाइट को हम दोनों स्वभाव से मानते हैं। जो वेव थियरी को बोलते हैं लाइट का, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, और जो पार्टिकल थियरी है वो भी करेक्ट है। ये पहला ऐसा फिनोमिना है फिजिक्स में जिसमें हम दोनों कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट की राय को मानते हैं। इट इज़ नॉट दैट लाइट को हमने सिर्फ वेव मान लिया है, या लाइट को हमने सिर्फ पार्टिकल मान लिया है। जैसे साउंड को हमने सिर्फ वेव मान लिया है। साउंड इज प्रोपोगेटिंग ओनली एज अ वेव मीडियम, इट इज़ नॉट अ पार्टिकल मीडियम, ठीक है। लेकिन लाइट भाई साहब आपका वेव मीडियम भी है और पार्टिकल मीडियम भी है, इसीलिए लाइट के दोहरे स्वभाव में। इसीलिए देखो आपका एक
चैप्टर में आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं या आप लोगों का रे ऑप्टिक्स है, दैट इज बेसिकली ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारे फिनोमिनास जैसे आपका इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ आप वेव थियरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत सारे फिनोमिनास जैसे आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ आप पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइट का भाई साहब दोहरा स्वभाव है, ठीक है। लाइट हैज गॉट टू नेचर्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। Huygens theory of light assumed that light propagates in the form of waves, corpuscles, photons or different shape and size. Waves, ठीक है, light propagates in the form of waves. Okay. Newton's theory states that different colors of light are due to different velocity of particle, different amplitude of particle, different wavelength of particle, different shape and size. So different shape and size. Huygens theory could not explain reflection, refraction, interference or photoelectric effect. क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एटम में से, इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल रहे हैं बाय मेकिंग लाइट इंसिडेंट ऑन इट, सो डेफिनेटली देयर इज सम मास व्हिच इज कमिंग इन, हिटिंग दिस इलेक्ट्रॉन एंड टेकिंग इट आउट, ठीक है। सो इफ सम मास इज कमिंग एंड हिटिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, then light definitely will be made up of some subatomic particles which are hitting those electrons and taking them out of the metal surface. Clear है? Are we clear? तो ये भाई साहब हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, मैक्सवेल पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पहले इंसान थे जिन्होंने भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की, ठीक है। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तुम कौन हो भाई साहब? हु द हेल इज दिस? ओके, मैक्सवेल बेसिकली प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होते हैं भाई साहब? जैसे आपका लाइट है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच गोज लाइक दिस, और इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है विच गोज लाइक दिस, ठीक है। सो एक रेंगते हुए जा रहा है ऐसे और ये एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इसको बोलते हैं। लाइट इज प्रोपोगेटिंग, लाइट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और लाइट का एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। लाइट हैज गॉट बोथ द फील्ड्स, ठीक है। सो फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। देखिए आपका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मरेगा मरेगा नहीं मरेगा, अरे नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। सो वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द अदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रेंगते हुए जा रहा है भाई साहब और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दिस इज हाउ लाइट बेसिकली प्रोपोगेट्स। तो ये आपका देखो इलेक्ट्रिक वेव है, दिस इज द इलेक्ट्रिक वेव एंड दिस इज द मैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग कॉम्पोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी अपीयर होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ लाइट इज मेड अप ऑफ। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूसेस हैंगिंग, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक। देखो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? आपने देखा है कि किसी भी चार्ज का जब मूवमेंट होता है, एनी चार्ज व्हेन इट मूव्स इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मूविंग इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होगा और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक दूसरे को भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। Continuous change in the electric field produces magnetic field and continuous change in the magnetic field produces electric field. Clear? Are we clear on this one? There is a continuous change which is produced in the electric field because of which magnetic field is produced. There is a continuous change which is produced in the magnetic field because of which a continuous change in the electric field is produced. That's how an electric. तो ये क्या है भाई साहब? सेल्फ प्रोपोगेटिंग है। सेल्फ प्रोपोगेटिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूअस चेंज है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रही है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग है, ठीक है। एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर बोथ सपोर्टिंग ईच अदर। एक दूसरे को ये एनहांस भी कर रहे हैं, दे आर बोथ एनहांसिंग ईच अदर एज वेल, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूअसली अगर चेंज होगा तो
तो आपका क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट, और मैग्नेटिक कंपोनेंट अगर कंटिन्यूसली चेंज होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है भाई साहब, आप देखो यहाँ पे अगर समझ लो कोई रिवर है, उस रिवर में हमने क्या बना दिया भाई साहब, डैम, तो रिवर का हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने क्या किया भाई साहब, यहाँ से एक इसको गिराया, अरे यार कौन कौन लोग फोन करते रहते पता नहीं। तो समझ लीजिए यहाँ पे कोई रिवर जा रहा था बहुत हाई स्पीड से, और उस रिवर को हमने ब्लॉक कर दिया बाय बिल्डिंग अ डैम। सो व्हाट हैव वी डन, वी हैव कन्वर्टेड द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसकी हाइट बढ़ाते जा रहे हैं हम। जैसे हम इसको फेंकेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होंगे, ऑल दीज टर्बाइंस विल बी फिटेड, और ये मैग्नेटिक टर्बाइंस है, ये बहुत जोर से भाई साहब पानी यहाँ से जाएगा और ये मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमा देगा। जैसे ही मैग्नेटिक टर्बाइंस को घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से भाई साहब क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आप देखोगे यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड, and there is a continuous change in the magnetic field because of which electricity is produced. So these are self propagating fields. ऐसा नहीं है कि बस अब ये पीछे रह गया, ये आगे चला गया, ऐसा होगा ही नहीं, दोनों भी एक साथ ही चलेंगे, पूरे मोशन में दोनों भी एक साथ चलेंगे। क्लियर? Maxwell's electromagnetic theory, this theory could explain rectilinear path of light, reflection, refraction, polarization, interference, diffraction, ये सारी चीजों को ये एक्सप्लेन कर गया। ठीक है, it was able to explain what is rectilinear propagation of light, that is light traveling in straight lines। बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि भाई साहब एक मोमबत्ती को आप देख रहे हो तीन कार्डबोर्ड के बीच में से, अगर तीनों के होल्स अलाइंड है देन यू विल बी एबल टू सी दैट कैंडल। if you basically disalign any one of them you will not be able to see the candle, it is due to light traveling in straight lines। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन मतलब सेम ही मीडियम पे लाइट का वापस आना, रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को लाइट का जाना। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन इज व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट? आपने देखो केमिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था पोलराइजेशन क्या होता है। एक पोलराइड क्रिस्टल है, ठीक है, ये पोलराइड क्रिस्टल है, इसमें भाई साहब अगर आप लाइट को पास करोगे, अभी लाइट भाई साहब उसके चारों तरफ फील्ड है, चारों तरफ आपका फील्ड है, ठीक है, जैसे आप इस लाइट को इसमें से पास करोगे सिर्फ ये वाला एक्सिस जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे, हाथ पैर सब कट जाएंगे भाई साहब, तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत सिवियरली कम हो जाएगी, लेकिन आप देख पाओगे। ठीक है, जो आप पोलराइड सनग्लासेस पहनते हो, मतलब धूप में निकलने से जो सनग्लासेस होते हैं, छपरी वाले नहीं, एकदम जो एक्चुअल पोलराइड सनग्लासेस होते हैं, और दीज आर एक्सपेंसिव बेसिकली, रे बैन के हो गए या, ठीक है, सो ये आपके एक्सपेंसिव सनग्लासेस होते हैं और पोलराइड होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, द रीज़न वाई पीपल वेयर दैट इज बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आउटसाइड इज टू मच। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भाई साहब हाफ कर देता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही कॉम्पोनेंट लाइट का पास करेगा, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। इंटरफेरेंस के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों वेव्स एक साथ जा रहे हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ जब मिल रहा हो, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? ठीक है, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। मॉडर्न फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टिल इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, दिस इज स्टिल नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, आइंस्टाइन्स क्वांटम थियरी, लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। दिस इज व्हाट आइंस्टाइन सेज कि भाई साहब छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी किसी भी लाइट सोर्स से कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, और इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटा। ठीक है, सो देयर आर वेरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी which are continuously getting emitted from a light source and these are known as quanta। clear है? ठीक है, these are known as quanta। each quantum of light called photon has energy। तो जैसे आपका देखो ये इलेक्ट्रिकल है, ये आपका एनर्जी है, this will be h, that is Planck's constant into frequency। ठीक है, where v is the frequency of light and h is basically the Planck's constant। ठीक है, समझ में आ रही है? तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, h into frequency। ये आप पढ़ चुके हैं भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, दिस थियरी कुड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी कॉन्सेप्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग लाइट फॉल ऑन अ मेटल
of a slightly higher frequency than its threshold frequency, there will be emission of electrons. जैसे समझो कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, ये समझो कोई मेटल का सरफेस है और इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। आपने भाई साहब एक लाइट को फॉल कराया जिसकी फ्रीक्वेंसी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम है, कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी एमिटेड। यू बेसिकली मेक फॉल लाइट ऑन इट विच हैज़ गॉट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके सरफेस पे ही आएंगे। नाउ इफ यू मेक a light fall which has got frequency more than the threshold frequency, then you will see that electrons now have a velocity as well. ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, 11th में, जहाँ पे आप एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये होता है भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये आपका एनर्जी हो गया क्या, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। सो किसी भी लाइट के कंपोनेंट का एनर्जी क्या होगा, h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। ओके, दिस थियरी कुड एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटेशंस भाई साहब क्या हो गया, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स लाइक पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सारी थियरीज भाई साहब नहीं कर पाए, ठीक है। ओके, अब तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन हो पाई, पोलराइजेशन, जो भी आपके एकदम वेव थियरी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप वेव थियरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लाइट का जिसको आप सिर्फ और सिर्फ वेव थियरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरफेरेंस भी एक ऐसा ही पैटर्न है जिसको आप सिर्फ वेव थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन भी लाइट का एक ऐसा पैटर्न है जिसको आप सिर्फ वेव थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट लाइक पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी, लाइट रिक्वायर्स डैश एंड डैश टू प्रोपोगेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि लाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत बड़ा वेव है ना, उसमें रेडियो वेव्स भी है, कॉस्मिक वेव्स भी है, और जो विजिबल लाइट का पोर्शन है वो बहुत छोटा है, जिससे आपकी और मेरी दुनिया चल रही है वो बेसिकली विजिबल लाइट है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक उसकी कहानी है। बाकी आपका रेडियो वेव्स है, कॉस्मिक वेव्स है, इंफ्रा है, अल्ट्रा है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंपोनेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सन से हमको रिसीव हो रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, और इसका एक बहुत ही छोटा पोर्शन है लाइट, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइट बिकॉज लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सी चीज इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाई भाई साहब? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ही हम पूरा पूरा वेव बोल देते हैं ना उसको, तो पार्टिकल तो रहा ही नहीं। वो वेव मतलब एक डिस्टर्बेंस। वेव डजंट रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भाई साहब पार्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम पार्टिकल। बहुत जोर से नींद आ रही है, तुम आगे बैठो, चलो जुम्मा आएंगे हफ्ते में एक दिन, उसमें भी नींद आएगी। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका मेनली आता है किससे? आपके लाइट के पार्टिकल नेचर से, ठीक है। वेव नेचर से आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थियरी ऑफ लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ, अरे राजेश, क्वांटम थियरी किसने दिया था भाई साहब? हाँ, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अरे हाँ कि नहीं पूछ रहा हूं। ओके, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, photons, it was given by Newton. So Newton says that these are basically packets of energy called of photons, and what are they known as? Quanta, ठीक है, they are known as quanta. तो packets of energy called photons, and this is as per the quantum theory of light. क्लियरम, बहुत बढ़िया। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब वेव फ्रंट की। वो आपने बचपन में वो वाला खेला है भाई, ऐसा एक सर्कल होता है, उसको घुमाते जाओ तो डिज़ाइन बनते जाएंगे।
हाँ, मतलब ऐसा एक ग्लास सरफेस होता है, ठीक है, ऐसा होता है भाई साहब ग्लास सरफेस, और ऐसे ऐसे उसमें ऐसे कांटे ऐसे रहते हैं, और उसमें भाई साहब अलग अलग सर्कल्स आते हैं, तो उसको घुमाते जाओ तो रंगोली टाइप की डिज़ाइंस बनती जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपके लॉजिक वेव फ्रंट में भी लगेगा। हाउ डू यू बेसिकली कंस्ट्रक्ट अ वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट मतलब कैसा है, देखो ये लाइट है, ठीक है, इसमें जैसे आप किसी ठहरे हुए पानी में जब एक ईंटा फेंकते हैं तो आपको ऐसे वेव्स निकलते हुए दिखते हैं, यू विल सी दैट वेव्स आर प्रोपोगेटिंग आउट, ठीक है। ऐसा ही कुछ लाइट सोर्स से भी वेव्स प्रोपोगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वेव, ठीक है, ऐसा कैसे बनाएंगे भाई साहब, ये एक वेव इधर से, एक वेव इधर से, एक वेव इधर से, ठीक है। ऐसे दूसरा वेव फ्रंट देखो बन रहा है, यहाँ से भाई साहब एक रेडियस, यहाँ पे अभी ये वाला वेव फ्रंट बन गया, ये इसका मेन प्लॉट बन गया ऐसे, ठीक है। फिर तीसरा वेव फ्रंट देखो, हम देखेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके ड्राइंग में, ठीक है। दैट इज हाउ द डिफरेंट वेव फ्रंट्स आर बेसिकली प्रोपोगेटिंग, ठीक है। तो एक रंगोली डिजाइन की तरह भाई साहब वेव फ्रंट्स ऐसे जा रहे हैं, दीज वेव फ्रंट्स आर बेसिकली, और होता क्या है कि जैसे ही ये वाला वेव यहाँ पे पहुंच गया तो अभी इसके जो मेन पार्टिकल्स है ये हो जाएंगे, दीज विल बी द सोर्स पार्टिकल्स, हियर दीज विल बी द सोर्स पार्टिकल्स, हियर दीज विल बी द सोर्स पार्टिकल्स, क्लियर है। तो सोर्स पार्टिकल्स हर एक वेव फ्रंट के साथ चेंज होते जाएंगे, दे विल कीप ऑन चेंजिंग विथ ईच वेव फ्रंट। सोर्स पार्टिकल्स पहले यहाँ पे थे, उसके बाद इधर आ गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करते करते वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आपका देखो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से वेव निकल रहा है एज पर द वेव थियरी ऑफ लाइट। इफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दिस इज बेसिकली अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड वेव्स आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, ठीक है। इफ लाइट इज, तो ये सारे चारों तरफ भाई साहब आपका वेव होगा, ठीक है। तो ये इन मतलब सेम फेज में अगर जोड़ोगे तुम, इधर भी आ रहा होगा, उधर भी आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, सब जगह, मतलब देखो 1 2 और ये 3 है ना भाई साहब, ये एक वेव यहाँ तक और ये आधा, एक वेव यहाँ तक और आधा, तो ऐसे रेडियस को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा वेव फ्रंट। दिस इज हाउ यू विल गेट अ वेव सरफेस और अ वेव फ्रंट। ये आपका हो गया भाई साहब वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट। तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे भाई साहब ऐसे वेव्स निकल रहे हैं, जैसे आप अद्धा मारते हो भाई साहब पानी, ठहरे हुए पानी में, तो जैसे वेव्स या रिपल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं, वैसे ही किसी पॉइंट सोर्स से भी आपके ऐसे वेव्स हर समय प्रोपोगेट हो रहे हैं, दे आर बेसिकली प्रोपोगेटिंग, ठीक है। सो डेफिनेशन भाई साहब क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका वेव फ्रंट। देखो सेम रेडियस को हम जोड़ते जा रहे हैं, जितना भी सेम रेडियस वाला होगा उसको हम जोड़ लेंगे सेम फेज वाले। सेम फेज मतलब सेम फेज मतलब जैसे मैंने अगर समझ लो यहाँ पे सबको जोड़ना चालू किया एक वेव पे, ठीक है, फिर भाई साहब 2 वेव पे अगर मैंने जोड़ना चालू किया तो यहाँ पे मेरे को दूसरा वेव फ्रंट मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को भाई साहब पहला वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं एक वेव फ्रंट पे, एक वेव के लेंथ पे, इतने रेडियस पे, उनको अगर हम जोड़ें जिस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहे, चारों तरफ निकल रहे ना भाई साहब, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, ठीक है। तो अगर आप एक वेवलेंथ पे सारे पार्टिकल्स को जोड़ेंगे तो आपको पहला वेव फ्रंट, पहला रेडियस मिल गया, ठीक है। दूसरे वेव फ्रंट में मतलब 2 वेव्स कंप्लीट हो रहे हो, ऐसे अगर सारे पार्टिकल्स को जोड़ेंगे तो दूसरा वेव फ्रंट मिल जाएगा, ऐसे ही भाई साहब रिपल्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल गेट। सो दीज आर बेसिकली व्हाट पीपल वेव फ्रंट्स, दीज आर नोन एज वेव फ्रंट्स। सो ये आपका देखो वेव फ्रंट है, दिस इज हाउ द एंटायर वेव फ्रंट वुड बी, ठीक है। ये आपका ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम वेयर ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सिंगल सोर्स सच दैट दे वाइब्रेट इन द सेम फेज विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। मतलब भाई साहब देखो ये यहाँ पे सेम फेज रहेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम, एक मीडियम में सारे ऐसे पॉइंट्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट विद द सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आपका अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे, फेज मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक वेव का क्या फेज होता है, ये समझ लो एक वेव है, ठीक है। मैं अगर तुमसे पूछूं भाई साहब यहाँ पे इसका क्या फेज है, तो व्हाट इज द फेज हियर, मतलब यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या फेज है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे इसका भाई साहब क्या फेज है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फेज, ठीक है। ये हो गया फेज। और क्या है भाई साहब आपका सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 सेकेंड में एक वेव का भाई साहब कितने वेव्स हो गए, 1 2 वेव्स जा रहे हैं, तो दूसरे वाले वेव का भी भाई साहब वैसे ही 2 वेव्स हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो वो सारे लोकसेस, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स से जितना भी वेव्स निकल रहा है
एक पॉइंट सोर्स से जितना भी वेव्स निकल रहा है, अगर हम किसी एक मतलब सर्कल में घूमें तो वो लोकेशन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, दैट इज बेसिकली मेकिंग so what is basically a wave front? A wave front is the locus of all the points which are vibrating with the same phase, same amplitude and same frequency, ठीक है, क्लियर है? सो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, पहले हम आएंगे भाई साहब स्पेरिकल वेव फ्रंट में, ठीक है। स्पेरिकल वेव फ्रंट समझ लो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। बल्ब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन हम इसको जब डायग्राम में दिखाते हैं तो पॉइंट सोर्स दिखाते हैं, ठीक है, अ वेरी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फाइनाइट डिस्टेंस में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखो ये ऐसे वेव्स निकल रही, ये वेव्स कैसे निकल रहे होंगे भाई साहब, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे वेव निकला, ये एक वेव बन गया, ठीक है। अभी हमारा ये एक वेव, ये हमारा समझ में आ रहा है, ये वेव्स है, लाइट के वेव्स हैं। तो आपने किन को ज्वाइन कर दिया, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जो सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और सेम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपको पहला वेव फ्रंट मिल गया। अभी दूसरे वेव फ्रंट के लिए क्या हो जाएगा, यही सारे जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये दूसरे वेव फ्रंट के। अभी हम यहाँ से वेव की शुरुआत करेंगे, तो ये आपका एक वेव बन गया, ये आपका वेव, देखो फिर से तुम उन्हीं को जोड़ रहे हो जो सेम फेज में है, सेम फ्रीक्वेंसी में है और सेम एम्पलीट्यूड में है। ऐसे ही करते करते भाई साहब तुम आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द वेव फ्रंट्स आर बेसिकली गेटिंग क्रिएटेड। सो दैट इज हाउ द एंटायर वेव प्रोपोगेट्स। ये आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है और हमेशा कोई भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही प्रोड्यूस करेगा। एवरी टाइम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विल ऑलवेज प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइनाइट डिस्टेंस, और अगर पॉइंट सोर्स है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस तक आप जा रहे हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को यूज करते हुए, यू विल गेट दीज स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, क्लियर है? ओके ओके ओके। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो एनी सोर्स, कोई भी सोर्स है, आप बेसिकली ऐसे समझ लो सन है, ठीक है, तो इसका जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। जब भी हमको कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रिसीव हो रही है, बहुत ही दूर वाले डिस्टेंस से जब लाइट रिसीव हो रही है, इट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। व्हेनेवर वी आर रिसीविंग लाइट फ्रॉम एन इनफाइनाइट सोर्स, इट विल ऑलवेज बी एज अ प्लेन वेव फ्रंट, क्लियर है, समझ में आ रहा है? फाइनाइट डिस्टेंस पॉइंट सोर्स विल प्रोड्यूस अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, इनफाइनाइट डिस्टेंस एनी टाइप ऑफ सोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस व्हाट, अ प्लेन वेव फ्रंट। क्योंकि भाई साहब देखो ये ऐसे ऐसे आते 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 स्ट्रेट हो जाएगा, पहले ये ऐसे है ना, कैसा होगा भाई साहब, रेडियस बढ़ता रहेगा कि नहीं, देखो भाई साहब स्ट्रेट हो गया ये, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। लास्ट वाला जो आ रहा है अब तक वो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो फ्रॉम अ वेरी फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, ओके। सो पीपल वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्लेन वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर आपका फाइनाइट सोर्स है, फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इफ यू हैव बेसिकली गॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसको हम पॉइंट सोर्स नहीं बोल सकते, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक कोई भी बल्ब हो गया तो दैट इज बेसिकली अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। और अगर भाई साहब फाइनाइट डिस्टेंस, इफ इट इज अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो भाई साहब आपका किस टाइप का वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और अगर आपका पॉइंट सोर्स, सॉरी आपका भाई साहब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है और इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो आपका प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। क्योंकि रेडियस ऐसे धीरे 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 आता है होता है, देखो एक ऐसा टाइप का रेडियस हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, एक प्लेन हो गया, इट इज लाइक अ लाइन, ठीक है। सो यू विल गेट अ प्लेन वेव फ्रंट, क्लियर है? सो इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, एनी सोर्स ऑफ लाइट, यू डोंट हैव टू हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, point source of light and finite distance will create what, point source of light and finite distance is going to create a spherical wave front. Any source of light and infinite distance is going to create what, a plane wave front, ठीक है, plane wave front, ठीक है। Any source of light and infinite distance, types of wave front। अभी देखो आपका wave front कैसा होता है, ठीक है, समझ लो ये आपका wave front है, ये आपके slits हैं और ये आपके देखो wave front है, ठीक है। These are wave fronts which are getting developed। सो एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स। एक ट्यूब लाइट जो है वो एक एक्सटेंडेड लीनियर सोर्स है, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। एक ट्यूब लाइट हो गया ये, तो एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स और फाइनाइट डिस्टेंस अगर है तो आपको किस टाइप का भाई साहब मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मतलब कैसा है, देखो ये ट्यूब लाइट है ना, दिस इज बेसिकली अ ट्यूब लाइट,
इसमें से सारे ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे वेव्स निकलेंगे, ये एक और मिल गया भाई साहब, ये ऐसे वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ लाइट। तो आपको देखो हर बार किस टाइप का मिल रहा है, एक सिलेंडर टाइप का वेव फ्रंट मिल रहा है। व्हाट यू आर गेटिंग इज अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सो अगर एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स, एक ट्यूब लाइट को हम एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है तो द टाइप ऑफ वेव फ्रंट दैट इट विल जनरेट विल बी अ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो अगर आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और फाइनाइट डिस्टेंस में जा रहा है, व्हाट इज इट गोइंग टू क्रिएट? इट इज गोइंग टू क्रिएट, और एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और फाइनाइट डिस्टेंस क्या क्रिएट करेगा भाई साहब? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। एनी सोर्स ऑफ लाइट एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस इट विल क्रिएट अ प्लेन वेव फ्रंट। अगर आपका भाई साहब है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एंड फाइनाइट डिस्टेंस, it is going to create what? It is going to create a cylindrical wave front, cylindrical wave front, ठीक है, क्लियर है? ओके, points to remember: spherical wave front, point source and at a finite distance, point source of light and at a finite distance it will create a spherical wave front. Plane wave front कब हो जाएगा भाई साहब आपका? Point source and infinite distance, for example the sun, ठीक है। and cylindrical wave front कब create हो जाएगा भाई साहब? When you have a linear source or an extended source of light, तो this will create a cylindrical wave front. ये आपका देखो वेव फ्रंट है, इस तरीके का वेव का फ्रंट होगा, ठीक है। दिस इज हाउ द वेव फ्रंट विल लुक लाइक, दिस इज हाउ द वेव फ्रंट विल लुक लाइक, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स विल एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इट विल क्रिएट अ सिलिंड्रिकल सोर्स, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस विल क्रिएट व्हाट? spherical wave front, ठीक है। a point source at infinite distance will create what? plane wave front, ठीक है, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव फ्रंट, तो आपका spherical wave front देखो किस तरह से होगा, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज एट सम स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस द वेव सरफेस obtained is that of a sphere, a part is called spherical wave front। तो आपको भाई साहब इस तरीके का स्फीयर मिल जाएगा, spherical wave front। प्लेन वेव फ्रंट, when a source of light is at an infinite distance the small portion of the wave surface appears to be plane and it is called the plane wave front। ये भाई साहब जब निकला तब स्फेरिकल था, लेकिन इतनी दूर इसको आना पड़ रहा है कि भाई साहब इसका रेडियस ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो इसीलिए प्लेन वेव फ्रंट हो गया। दैट इज हाउ इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अगर भाई साहब आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, when a slit or linear source of light is used the part of the wave surface obtained appears to be a part of a cylinder and hence it is called a cylindrical wave front। ऐसा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट अगर रहेगा, अगर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ, इस तरीके का एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, वी विल कॉल इट अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम, स्फेरिकल वेव फ्रंट propagating in a homogeneous and isotropic medium gives rise to plane wave front, spherical wave front, both spherical and plane wave front, cylindrical wave front। आप बताएंगे भाई साहब होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है? होमोजीनियस मतलब जिसका मीडियम का डेंसिटी चेंज ना हो रहा, मतलब बहुत दूर तक एक सेम ही मीडियम है, ठीक है। एंड आइसोट्रोपिक मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो आप देखो अगर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये किसी मीडियम से जा रहा है, तो धीरे 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 क्या बनता जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बनता जाएगा। तो कुछ हिस्सों में आपको स्फेरिकल दिखेगा और कुछ हिस्सों में आपको प्लेन दिखेगा। इफ द मीडियम डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, अगर मीडियम का डेंसिटी भाई साहब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग। अगर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम है, ठीक है, देन इट गिव्स राइज टू बोथ स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो इसमें भाई साहब स्फेरिकल, तो आपको बोल ही दिया कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो जब इस मीडियम से ये पास करेगा, कुछ हिस्सा जो मतलब लाइट सोर्स के बाजू में रहेगा वो आपको स्फेरिकल दिखेगा, और जैसे जैसे ये लाइट सोर्स से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी प्लेन वेव फ्रंट्स दिखने लगेंगे, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट सोर्स लाइक स्लिट, लाइट सोर्स लाइक सर्कल, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी। सिलिंड्रिकल का भाई साहब क्या क्राइटेरिया है? सिलिंड्रिकल का एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट की फाइनाइट, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एंड फाइनाइट। आपके पास अगर ट्यूब लाइट नहीं है तो ट्यूब लाइट वाला इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। देखो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट,
तो ये तो नहीं होगा भाई साहब। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमेशा क्या जनरेट करेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। लाइट सोर्स लाइक स्लिट, अगर भाई साहब आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट है और आपने एक कार्डबोर्ड लिया है और इस कार्डबोर्ड के बीच में इस तरीके का स्लिट रखा है, तो व्हाट विल इट प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, इजंट इट, ठीक है भाई साहब, आपका एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो लाइट सोर्स लाइक स्लिट, लाइट सोर्स लाइक सर्कल विल प्रोड्यूस स्पेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन इंफिनिटी नो, ठीक है। सो व्हाट कैन बी डू, लाइट सोर्स लाइक स्लिट, ठीक है। तो एक स्लिट अगर ओपनिंग है और वहां से आप एक कोई भी लाइट सोर्स रख रहे हैं, वो भाई साहब ट्यूबलाइट की तरह ही दिखेगा आपको, लाइट विल अपीयर एज अ ट्यूबलाइट, तो इट विल बी बेसिकली एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। एज अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपका भाई साहब प्लेन वेव फ्रंट आगे जा रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बोला हो बोला, रेडियस ऑफ, एज अ प्लेन वेव फ्रंट, आपका प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट, देखो इसको ऐसे समझो, ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये रेडियस, ये भाई साहब रेडियस, ये रेडियस, ये हो गया, ठीक है, फिर ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये दूसरा वेव फ्रंट हो गया, तो ऐसे आगे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। एज अ प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट ही है, प्लेन वेव फ्रंट हमको कहाँ से मिलता है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से मिलता है। ये ट्यूबलाइट की रोशनी आपको वाशी तक दिखेगी क्या, समझ लो वाशी तक कुछ भी नहीं है, आपके और मेरे बीच में वाशी तक कुछ भी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, दिख सकती है, मतलब कोई बैरियर नहीं है, विल यू स्टिल बी एबल टू सी इट, नो, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट बिकॉज उसका भाई साहब डाई आउट होता रहेगा, इट विल कीप ऑन डाइंग आउट, राइट। सो ये डाई आउट अगर होगा तो दिस विल बी बेसिकली, इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। एज अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या भाई साहब, एनीथिंग इंपॉर्टेंट, as a plane wave front propagates its radius of curvature will keep on decreasing, ठीक है। light from star reaching on the earth's surface is in the form of what, in, तो आपका देखो भाई साहब, अगर हम स्टार को लेंगे तो वो किस टाइप का वेव जनरेट करेगा, सिर्फ स्टार को लेंगे तो नहीं, स्टार जनरेट करेगा स्पेरिकल वेव फ्रंट, लेकिन वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो भाई साहब वो जब तक हम तक पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, स्पेरिकल होते 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 उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, फिर हमारे पास जब आएगा तो वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, सो इट विल बिकम प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव, तो आपका भाई साहब डेफिनेशन ऑफ वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सर्फेस ऑफ अ वेव फ्रंट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव नॉर्मल, ठीक है। तो आपका समझ लो भाई साहब, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका वेव फ्रंट है, ठीक है, तो आपका समझ लो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो आपने ये सारे भाई साहब आपके स्पेरिकल वेव फ्रंट्स हो गए, ठीक है। तो आपका ये नॉर्मल्स हैं, देखो आपने ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब समझ में आ रहा है कैसे हुआ होगा, मतलब ये सारे वेव्स निकल रहे हैं ना इधर से, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। अभी ये जो परपेंडिकुलर, अब आप जब भी यहाँ से ड्रॉ करेंगे सरफेस पे तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली वेव नॉर्मल, ये कुछ नहीं है, वेव नॉर्मल है। तो आप अगर देखोगे स्पेरिकल का ये वेव नॉर्मल हो जाएगा। हमने कितने टाइप्स के वेव्स देखे यहाँ पे, आपने प्लेन वेव फ्रंट देखा, स्पेरिकल वेव फ्रंट देखा, ठीक है। तो आपका ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया, दिस इज बेसिकली स्पेरिकल, स्फीयर है स्फीयर, ये पॉइंट सोर्स है, चारों तरफ ऐसे निकलेंगे, ठीक है। दिस वेव फ्रंट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल साइड्स, दिस इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड दिस इज द वेव नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ वेव फ्रंट, ये आपका भाई साहब वेव फ्रंट है। वेव नॉर्मल इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द सर्फेस ऑफ अ वेव फ्रंट, ठीक है, टू द सर्फेस ऑफ विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये भाई साहब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को दिखा रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड अ वेव नॉर्मल, इसको हम भाई साहब वेव नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। वेव नॉर्मल इज रेडियली, अभी देखो अगर प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट कैसा है भाई साहब, ठीक है, तो इसकी वेव तो ऐसे जा रही है ना, इसका वेव भाई साहब ऐसे जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर ही हो गया ना, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, यहां से वेव्स निकल रही हैं ऐसे, तो ये भाई साहब परपेंडिकुलर होगा, ये आपका वेव नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये वाला वेव नॉर्मल हो गया, रेडियली आउटवर्ड्स हो गया, और ये भाई साहब आपका प्लेन वेव फ्रंट का, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सारे रेस क्या है भाई साहब परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ये सारे रेस क्या है भाई साहब परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, जो भी आपका लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नॉर्मल।
So any line which is basically perpendicular to the wave front is known as a wave normal and is connected to obviously the source. ठीक है, सोर्स से ये कनेक्टेड रहेगा. क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर 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 भाई साहब. Huygens principle, consider a point source. This is basically a point source of light. ठीक है, it emits primary waves in all directions. तो आपके अलग ये भाई साहब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो ये क्या करेगा? It will emit waves. आपका हाइगेंस क्या बोल रहे हैं भाई साहब? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. So if it is basically a point source of light, it is going to emit waves in all directions. ठीक है, so these are waves which are emitted at a finite distance. It gives us spherical wave front. तो अगर आप finite distance पे जा रहे हैं, आपने देखा भाई साहब spherical wave front का क्या क्राइटेरिया है? A point source of light and at a finite distance will generate spherical wave front. ठीक है, plane wave front का any source of light at an infinite distance will be plane wave front. ठीक है, और अगर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट देखेंगे हम एट अ फाइनाइट डिस्टेंस विल जनरेट व्हाट? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. लीनियर सोर्स ऑफ लाइट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस विल जनरेट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इट गिव्स अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू हाइगन तो आप समझ लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सबका जो तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे, दीज विल बी पॉइंट्स. तो आप देखो एक लाइट सोर्स के ये बच्चे हो गए, आगे भी सब पॉइंट पे एक बच्चे 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 ऐसे रहेंगे और सब एक एक सोर्स हो जाएंगे. ठीक है, ऑल दीज मिनिएचर विल फॉर्म, ऑल दीज मिनिएचर पॉइंट्स विल फॉर्म एज न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट. ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है, वेव की तरह आगे जा रहा है. तो ये भाई साहब क्या कर रहा है? ये भी अपना वेव कर रहा है, ये भी अपना एक वेव क्रिएट कर रहा है. तो दिस विल नाउ बिकम द न्यू सोर्स ऑफ लाइट फॉर प्रोपोगेशन. This is the original source of light. This is the new source of light for propagation. Are we getting this, people? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. So this is the original source of light. This is the new source of light. Clear है? Clear है? Clear है? तो acts as a secondary point source of light. तो this will basically act as a secondary point source of light. Wave front बनाने के लिए क्या criteria थी आपकी? What is a wave front? Attention देखो इनका भाई साहब. नहीं. हाँ, लेकिन क्या क्राइटेरिया क्या था? वेव फ्रंट विल बी बेसिकली जॉइनिंग ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड. सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड. तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, देखो आपका ये एक, ये दो, ठीक है, दो अढ़ाई जो भी है, ये सारे भाई साहब सेम प्लेन पे होंगे. ठीक है, और आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दे विल ऑल बी in the same phase, same amplitude and same frequency. So this is going to give you a wave front. Every point on this wave front acts like a secondary point source according to Huygens. तो हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट में होगा वो क्या करेगा? एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, दैट्स हाउ लाइट इज प्रोपोगेटिंग. ये एक मेन सोर्स है, यहाँ पे एक और सोर्स, यहाँ पे एक और सोर्स, यहाँ पे एक और सोर्स. ठीक है, सो ऑल दीज विल इंडिविजुअली बिहेव एज सोर्सेज ऑफ लाइट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? तो सेकेंडरी पॉइंट सोर्स एमिट सेकेंडरी वेव्स. तो इससे भाई साहब अलग से वेव्स निकलेगा. ठीक है, ये अगर आपके सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेज हो गए तो दे विल एमिट सेकेंडरी वेव्स. ठीक है, विच आर इफेक्टिव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेव नहीं आएगा. ठीक है, सारे वेव्स का प्रोपोगेशन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. इट विल नॉट बी एमिटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है? ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. So if we happen to join the position of the waves, we get, तो ये आपके positions को अगर हम join करें, कौन से positions को? Those which are vibrating in the same phase, same frequency and same amplitude. If we happen to join all these particles, we will get the secondary wave surface. This will basically give us the secondary wave surface. Clear है? तो मतलब ये ऐसे बच्चे लाइट सोर्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, आगे चल के और ऐसे प्रोड्यूस होते जाएंगे. इनका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि सारे के सारे भाई साहब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएंगे. ठीक है, दे विल नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो इफ अ कॉमन सरफेस ऑफ टैंजेंसी इज ड्रॉन टू द सेकेंडरी वेव सरफेस, वी गेट द न्यू. तो अगर मैं टैंजेंट बना दूं ऐसे, टैंजेंट मतलब सर्कल को जो छूता हुआ निकल रहा है, तो ये आपका भाई साहब नया वेव फ्रंट हो गया. देखो, दिस विल गिव राइज टू द न्यू वेव फ्रंट. ठीक है, सो इफ वी ड्रॉ अ टैंजेंट to which is basically a surface touching the circle, then we will get the new wave front. तो ये आपका नया वेव फ्रंट हो गया. कुछ देर आगे ऐसा एक और नया वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सो अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ये देखिए आपका ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए. ये आपका कॉमन टेंजेंट हो गया. ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉमन टेंजेंट जॉइनिंग. ओके,
So each and every point on surface of the wave front acts as secondary source of light. ठीक है, तो वेव फ्रंट के सरफेस पे हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से भिन्न. ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट which emits secondary wavelets in all possible directions. तो ये secondary wavelets को emit करेगा which are effective only in the forward direction. तो ये forward direction में ही effective होंगे. ठीक है, if a common surface of tangency is drawn to these secondary wave surfaces, we get the final position of the wave front. तो हमको final position मिल जाएगी wave front की. ठीक है, the intensity of secondary wave front is given by I is equal to I naught 1 plus cos phi. ठीक है, so where phi is the angle by the original direction of propagation and the direction of observation. तो ये आपका भाई साहब I is equal to I naught, ये हम देख लेंगे क्या है. ठीक है, we will consider intensity of the secondary wave is given by I naught 1 plus cos phi, where phi is the angle between the original direction of propagation and the direction of observation. Secondary wave front has zero intensity in the backward direction. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि secondary wavelet जो है तो पीछे आएगी नहीं. सेकेंडरी वेवलेट की कोई भी इंटेंसिटी पीछे नहीं आएगी, सारा का सारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा जितने भी आप सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करोगे. ठीक है, ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स विल ओनली बी प्रोपोगेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोपोगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एवरी पॉइंट इन अ वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सेकेंडरी पॉइंट, प्राइमरी लॉन्ग सोर्स, प्राइमरी पॉइंट सोर्स, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स. ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट. ठीक है, सो दिस विल बेसिकली बिहेव एज अ सेकेंडरी पॉइंट सोर्स. ठीक है, ओके, the secondary point source on a primary wave front units secondary waves which are effective in all direction, effective only in the forward direction, effective in the downward direction. ठीक है, effective in the backward direction, effective only in the forward direction. सारे जो wave fronts होंगे they will be effective only in the forward direction. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल. तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखा, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एकदम बचपन में पढ़ा था. इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इंसिडेंट रे इज इक्वल टू क्या 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 है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. भाई साहब फिंगर टिप्स में होनी चाहिए ये सारी चीजें. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इधर नहीं है, उधर है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ, ये आपका इंसिडेंट रे, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, so the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. ये हो गया आपका पहला law of reflection and the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये हो गया आपका दूसरा law of reflection. पिकनिक मनाओ तुम. The incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surfaces at a point of incidence all lie in the same plane. ये आपके दो laws of reflection हो गए. ठीक है, incident ray and reflected ray lies on the opposite sides of the normal. तो नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में लाई करते हैं. इस लॉ को आपको हाइगेन्स थ्योरी से बेसिकली प्रूव करना है. यू हैव टू बेसिकली प्रूव इट बाय हाइगेन्स थ्योरी. ठीक है, सो वी विल सी व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस लॉ. सो लेट अस नाउ फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन वेव फ्रंट. हम एक प्लेन वेव फ्रंट को यूज करते हुए बेसिकली वी विल ड्रॉ अ हाइगेन्स और बेसिकली वी विल प्रूव दिस. ठीक है, तो फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपका समझ लो ये एक वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट है. दिस इज बेसिकली अ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट कैसे मिल गया हमको, देखो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे ऐसा होगा ना. देखो यहाँ पे आपके पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. ठीक है, तो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट देखो यहाँ पे यहाँ तक आए, इस पॉइंट सोर्सेज से यहाँ तक आया, इस पॉइंट सोर्सेज से यहाँ तक. तो अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस विल फॉर्म अ वेव फ्रंट. दिस विल बेसिकली फॉर्म अ वेव फ्रंट. ठीक है, दिस विल फॉर्म द नेक्स्ट वेव फ्रंट. यहाँ पे आया भाई साहब,
ये प्रूफ ना हर बार आता है, और मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुम्हारे अटेंशन लेवल से ना, मैं अगर कल भी इसको तुमको दूंगा ना या अभी भी दूंगा ना, तुम नहीं प्रूव कर पाओगे. इट्स सो डिफिकल्ट टू मेंटेन योर अटेंशन लेवल्स फॉर 1.5 hours. सो दिस इज बेसिकली अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है. और ये आगे जा रहा है. यहां पे इस इंसिडेंट पे देखो, यहां पे दिस वेव हैज रीच्ड, यहां पे ये वाला वेव फ्रंट यहां तक पहुंच गया है. इसके साथ जो वेव फ्रंट चला है वो अभी तक इस सरफेस तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर एंड दिस ए बी हैज रीच्ड एट दिस प्लेस वेर इन ए हैज ऑलरेडी रीच्ड द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन वेर एज बी हैज नॉट, ठीक है. अभी तक बी भाई साहब रीच नहीं कर पाया. तो लेट्स से हमने इसको ए डैश और पी माना, ठीक है. ओके, सो नाउ बाय द टाइम इट रीचेस पी, ए रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंच चुका होगा. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? फिर से देखो, ये ए डैश पे पहुंच चुका है, ये बी पी तक ही पहुंचा है, ठीक है. तो पी जब तक यहां पे पहुंचेगा, कहां तक? मिरर के सरफेस तक, तब तक ए रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंच चुका होगा ना. आर वी एबल टू कॉरेस्पॉन्ड दिस? भाई साहब ये एक वेव फ्रंट है, ये पहुंच रहा है ऐसे, देखो ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, पहुंच रहा है. ये प्लेन हो गया ना वेव फ्रंट का. तो ऐसे तुम रेडियस बनाते रहो, आगे चले जाओगे. तो ये प्लेन वेव फ्रंट जब यहां तक पहुंचा तो ए डैश तक पहुंच चुका है, विच इज बेसिकली द मिरर सरफेस. और बी तब तक कहां पे पहुंचा है? पी तक पहुंचा है. प्लेन वेव फ्रंट है भाई साहब, ठीक है. बाय द टाइम आपका ए से रिफ्लेक्ट होकर ये कहां तक पहुंचा है भाई साहब? पी तक, ठीक है. बाय द टाइम ये पी यहां तक पहुंचा है, तब तक ए डैश रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंच चुका होगा. ए डैश हैज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड एंड रीच्ड हियर, ठीक है. सो दिस हैज रीच्ड हियर, ठीक है. बाय द टाइम यहां पे आर तक पहुंच चुका है, ए डैश से रिफ्लेक्ट होकर आर तक पहुंच चुका है, तब तक पी यहां से यहां तक ही पहुंचा है, ठीक है. सो नाउ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल दे बी इक्वल? दे विल बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि दे आर कवर्ड इन द सेम मीडियम, और सेम मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती है, एंड दे आर कवर्ड इन द सेम टाइम. डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. तो हम मिरर के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो मिरर का ऊपर का मीडियम एयर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर हुआ है इन टाइम टी बाय लाइट. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर हुआ है इन टाइम टी बाय लाइट. सो दोनों में भाई साहब क्या है? स्पीड सेम और टाइम, स्पीड इनटू टाइम. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके, सो ए डैश आर इज इक्वल टू पी बी डैश, दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू टी. सी आपका क्या हो गया भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू टी, ठीक है. सो ए डैश आर मतलब ये वाला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो ए डैश आर विल बी इक्वल टू सी इंटू टी, पी बी डैश विल बी इक्वल टू सी इंटू टी. क्लियर 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 भाई साहब? ओके, आर बी क्लियर? तो अभी भाई साहब ये रे ऊपर जा रहा है, अभी ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, ठीक है. अभी हमने क्या किया भाई साहब? ये वाला डिस्टेंस हम देख रहे हैं, ठीक है. सो आपका ए डैश आर, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट हो गया है ना. ये आपका देखिए वेव फ्रंट जा रहा है ऐसे ऐसे. अगर आप रेडियस बनाते जाएंगे, उनके टैंजेंट्स को ड्रॉ करते जाएंगे, दिस इज हाउ यू विल बेसिकली अटेन अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है. ओके, तो दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके. सो ये डैश बी डैश हो गया आपका रिफ्लेक्शन. नाउ मिनिमम कंडीशंस टू गेट आर. तो हमने भाई साहब ये देखो, ये वेव फ्रंट आया यहाँ पे, ठीक है. ये वेव फ्रंट आया आगे तक, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. ओके, so here we observe that angle I is equal to angle of incidence, ठीक है. ओके, और when A reaches xy, when A reaches xy at a point A dash, ये xy है भाई साहब मिरर सरफेस, at a point A dash, B reaches point P, B भाई साहब अभी तक इस सरफेस तक पहुंच नहीं पाया है. It has to cover additional distance PB dash to reach xy. तो it has to cover an additional distance of PB dash to reach xy, ठीक है. ये हो गया R. जब तक ये यहां पे पहुंचा तब तक ये यहां पे पहुंचा. ड्यूरिंग दिस टाइम द रे A dash is already reflected from xy. तो A dash भाई साहब ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंच चुका है एंड रीचेस अ पॉइंट R, ठीक है. सिंस द मीडियम रिमेन्स द सेम, द वेलोसिटी ऑफ वेव रिमेन्स द सेम. तो आपका वेलोसिटी ऑफ वेव विल रिमेन द सेम. व्हाई? बिकॉज द मीडियम दैट इज एयर, इट रिमेन्स द सेम, ठीक है. ओके, सो हम यहाँ पे 10 इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन टाइम t.
भाई साहब आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सिंस द मीडियम इज सेम स्पीड इज सेम, सिंस द टाइम टेकन इज सेम तो डिस्टेंस विल रिमेन द सेम। ओके, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए डैश आर विल बी इक्वल टू पी बी डैश दैट इज सी इंटू टी। भाई साहब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा विद अ स्पीड सी इन टाइम टी, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा विद अ स्पीड सी इन टाइम टी, ठीक है। ए डैश आर, दिस implies that distance covered from a dash to r is equal to distance covered from p to b dash, ठीक है। so a dash r is equal to p b dash. now since the wave front is perpendicular to the wave normal, r should be equal to 90 डिग्री। तो आपका भाई साहब यहाँ पे r क्या हो जाएगा, this r should be equal to 90 डिग्री, क्लियर है। now since the wave front is perpendicular, देखो ये वाला जो wave front है ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, दिस एंगल आर शुड बी इक्वल टू 90, ये वेव फ्रंट है, देखो ये वेव फ्रंट, सिंस द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव नॉर्मल, ये वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू द वेव नॉर्मल, एंगल आर शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई साहब आपका देखो यहाँ पे, सो वी जॉइन पॉइंट बी डैश टू पॉइंट आर टू गेट अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो हमारा भाई साहब ये वेव फ्रंट हो गया, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो ये आपका दिस इज हाउ इट इज, ये आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली ये वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर, वाई सो वी जॉइंट पॉइंट पी डैश, सिंस द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव नॉर्मल, ये आपका वेव फ्रंट है, देखो ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना वेव, दिस इज द वेव, ये आपका वेव जा रहा है ऐसे, ठीक है। और वेव फ्रंट कैसा होता है, ऐसे ज्वाइन करते हुए जब हम जा रहे हैं, तो बी आर जो हमने ज्वाइन किया, इट विल बी बेसिकली, ये बी आर को अगर हमने ज्वाइन किया, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव, है ना, सिंस द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव नॉर्मल, ये आपका वेव नॉर्मल हो गया और ये हो गया आपका वेव फ्रंट, यहां पे जैसे वेव नॉर्मल ये वाला है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, हियर वी ऑब्जर्व दैट एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। मिनिमम कंडीशंस टू गेट आर, आर की वैल्यू पाने के लिए क्या हो जाएगा, एंगल आर शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू, और ए डैश आर विल बी इक्वल टू पी बी डैश दैट इज सी इंटू टी, ठीक है। मिनिमम कंडीशंस टू गेट आर, कंसिडर अ वेव फ्रंट ए बी एडवांसिंग ऑब्लिक्वली टुवर्ड्स प्लेन एक्स वाई। तो आपका भाई साहब ये वेव फ्रंट है, देखो अभी फिर से एक बार देख लो, ये वेव फ्रंट भाई साहब जा रहा है किसकी तरफ, एक्स वाई दैट इज द मिरर सरफेस, ठीक है। ये डैश बी डैश ऐसे जा रहा है, ये गया भाई साहब ट्र, ठीक है, एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पे आ गया ठीक है। तो अभी फिलहाल ये ए डैश तक पहुंच गया है, लेकिन बी डैश तक नहीं पहुंचा है, बी इज स्टिल एट पी, ठीक है। ओके, सो हेयर ए डैश एंड बी डैश आर इंसिडेंट रेस, ये आपका इंसिडेंट रे इस सरफेस पे, ये आपका इंसिडेंट रे इस सरफेस पे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ये आपका आई हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, between normal and the incident ray the angle that you have is known as the angle of incidence, ठीक है। ये हो गया आपका P। now using PB dash is equal to A dash R, draw semicircle using point AS center। तो हमने भाई साहब यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, विच इज यूजिंग, तो हमने भाई साहब ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सेमी सर्कल, ठीक है। ओके, कौन सा रेडियस ले लिया हमने, PB डैश, ठीक है। फॉर एंगल R इज इक्वल टू 9, तो आपका एंगल आर देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये वाला जो इतना जो है, आप पी बी मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है एट अ टाइम कितना, सी इंटू टी, ये वाला रेडियस ले लो, इस वाले कंपास ऐसे रखो, ठीक है, और कंपास को यहाँ पे रखो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, तो मतलब उस टाइम पे ए से रे यहाँ तक पहुँचा होगा, जिस टाइम पे पी से बी तक पहुँचा है, मतलब P से एक सेकेंडरी वेवलेट हुआ, ये यहाँ तक पहुँचा, तो A से एक सेकेंडरी वेवलेट हुआ, ये यहाँ तक पहुँचा, हमने भाई साहब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। आर वी गेटिंग दिस पीपल? कंस्ट्रक्शन का लॉजिक समझ में आ रहा है? आपका A से A डैश तक जिस टाइम पे पहुँचा है, B से P तक पहुँचा है, P से B डैश तक जिस टाइम पे पहुँचा है, A से R तक पहुँचा रहेगा। तो अगर P से B डैश आपका कवर हुआ है, इसको हम सेकेंडरी वेवलेट मान सकते हैं। यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ किया, तो अगर हमने यहाँ से हम लोग ये कंपास रखा हमने यहाँ पे, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, इफ वी हैपन टू ड्रॉ एन आर्क, यही कंपास हम यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इधर से ड्रॉ किया और ये,
तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है, टैंजेंट, ठीक है, टैंजेंट टू द वेव फ्रंट। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, वेव नॉर्मल हो जाएगा। वेव नॉर्मल क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली 90 डिग्री ना भाई साहब, ठीक है। ये वेव नॉर्मल हमेशा वेव के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्रीज। तो ये आपका बन गया भाई साहब 90 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन का लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। सो ये आपका आर हो गया, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, ओके। तो ये आपका जा रहा है भाई साहब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ओके ओके ओके। सो ये हो गया आपका ए डैश डैश बी डैश डैश, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रेज आर ए डैश डैश बी डैश डैश, ठीक है। ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हो गए। तो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होगा भाई साहब, फॉर एंगल ए आर बी, ठीक है। आप देखो भाई साहब ये वाला एंगल ए आर बी डैश, ठीक है, एंड एंगल ए पी बी डैश। थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज, ए आर बी डैश एंड ए पी बी डैश, इन दोनों एंगल्स को देखो, ठीक है। ये वाला 90 और ये वाला 90 हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। और क्या हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला साइड कॉमन हो गया। और बोलो भाई साहब ये वाला पी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश आर वाई सी इंटू टी। तो यहां पे क्या हो रहा है बोलो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ले लो या एस ले लो। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल और एक साइड, आर एच एस से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ए डैश बी डैश, ये आपका कॉमन हो गया, ए डैश बी और बी डैश ए, दोनों में भाई साहब कॉमन साइड हुआ, ठीक है। व्हाट एल्स, पी बी डैश इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, पी बी डैश विल बी इक्वल टू ए आर ए डैश, ठीक है, आर ए डैश बीइंग इक्वल टू सी इंटू टी, ठीक है, सी इंटू टी। और भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल ए आर बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी डैश, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है भाई साहब, वेव नॉर्मल। और ये हो गया आपका वेव नॉर्मल, क्लियर है। तो बोथ दीज ट्राइंगल्स विल बी बेसिकली व्हाट, ए आर बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो एंगल आर ए बी, एंगल आर ए बी, एंगल आर ए बी, आर ए डैश बी विल बी इक्वल टू पी बी डैश ए, है ना, पी बी डैश ए। तो अभी देखो यहां पे ये कितना है, 1 है, ये वाला देखो, ठीक है, दिस विल बी आर ए बी डैश, आर ए डैश बी डैश, मतलब ये वाला एंगल है ना भाई साहब, दिस एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, देखो कैसे, 180 माइनस आर, पूरा क्या, देखो ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, 90 माइनस आर हो जाएगा। देखो ये वाला, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, ये आपका आर है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस आर लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये गलत लिखा है यार, आर ए डैश बी 180 माइनस आर, नहीं यार, आर ए डैश बी ये 90 माइनस आर होगा, दिस विल बी 90 माइनस आर, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो ये आर है, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। अगर ये एंगल आपका आर है तो आर ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। इस पे आते हैं भाई साहब हम, ठीक है, इस पे आएंगे अगर हम, तो ये वाला एंगल कितना है भाई साहब, दिस इज हाउ मच 90, ये आपका कितना है, देखो ये वाला कितना है, दिस एंगल बेसिकली आपका नॉर्मल, ये आपका कितना हो जाएगा आई, तो ये वाला कितना, हाँ ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 90 माइनस आई, है कि नहीं, कौन सा, ये वाला एंगल है ना, दिस विल बी पी बी डैश ए, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। देखो ये वाला देखो कितना है, आर ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस आर। क्लियर है भाई, ये वाला एंगल देखो 90 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा देखो पी बी डैश ए डैश, ये आपका आई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, है ना, तो दिस विल बी 90 माइनस आई, दोनों को कैंसिल करोगे तो आई इज इक्वल टू आर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, आई इज इक्वल टू आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वेव थियरी ऑफ लाइट से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके